दर्शकों, आज के हमारे मेहमान है सुचवंत सिंह जी। सुचवंत जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। और दूसरी ओर ओपी खजूरिया जी, आपका भी स्वागत है। शुरुआत करेंगे हम। हर एक कम्युनिटी इंसाफ के लिए स्ट्रगल कर रही है, और ये खास तौर पर पीओजेके के जो डिस्प्लेस पर्सन है, ये भी अपने अधिकारों के लिए जद्दोजहद कर रही है। हालांकि डिलिमिटेशन कमीशन ने रिकमेंडेशन दी है, 24 सीट्स इनके लिए फ्रीज भी की गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो डिलिमिटेशन कमीशन की रिकमेंडेशन थी वो धुंधली धुंधली थी, उस पर कोई अच्छा प्रकाश नहीं डाला गया। ये उन्होंने जरूर कहा है कि ये भी डिजर्व करते हैं, ये नहीं बताया कि कितने सीटें दी जानी चाहिए। जैसे कश्मीरी विस्थापित पंडितों के लिए 2 सीटें बताई गई हैं, पीओजे के डिस्प्लेस पर्सन के लिए कोई ऐसा जिक्र नहीं किया। मलाल होता सुचवंत सिंह जी, आप रिप्रेजेंट कर रहे थे। मैं डिलिमिटेशन कमीशन जब से जी बना जी, तब से हम इस जदोजहद में लगे हुए थे कि पीओजे के जो डीपीज हैं जी ये पिछले कुछ 74 सालों से बिल्कुल इग्नोर हो गए हैं, पीछे चले गए हैं। इनकी कोई सिद्ध बुद्ध नहीं ली गई जी। तो उसका कारण जो हम बहुत सबसे बड़ा समझते थे कि हमारी पॉलिटिकल जो थी वो एम्पावरमेंट नहीं हुई थी जी। बावजूद इस चीज के 25 सीटें इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन में जम्मू कश्मीर पीओजेके के उस एरिया के लिए रखी गई हैं जिसको कि ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। जी। तो हम ये कह रहे थे कि सीटें सिर्फ एरिया से नहीं बनते, सीटें बनती हैं एरिया से भी और पॉपुलेशन से भी जी, कनेक्टिविटी से भी, दूसरे फैक्टरों से भी। अगर वहां की पॉपुलेशन आकर यहाँ बैठ गई है, यानी 1/3 पॉपुलेशन पीओके की जो है वो आकर यहाँ हिंदुस्तान का जो पार्ट है कश्मीर का उसमें बैठे हुए हैं, तो क्या रीजन है कि 74 साल जो पीछे गुजर चुके हैं उसमें हमें हमारा ये जो आईनी हक था कि हम भी असेंबली में, हम भी पार्लियामेंट में। जब आप यूनाइट नहीं होंगे तो स्वाभाविक सी बात है सरकार अपने हिसाब से चलाएगी। आपकी भी बहुत सारी तंजीमें हैं, शायद यही एक कारण है कि वो सोचते हैं कि डिवाइडेड हाउस बना हुआ है, हल्के में ले जाती सरकार। देखिए, मैं अब ये सवाल जो आपने किया है, सवाल तो आपका बिल्कुल जायज है जी, लेकिन मैं खुद इस चीज से बिल्कुल मुतफिक नहीं। राइट। मैं कहता हूँ अगर 5 ऑर्गेनाइजेशन है, 5 की 10 बन जाएं जी, क्योंकि 10 के 10 हम काज उसी के लिए लड़ रहे हैं, हम एक दूसरे को बिल्कुल अपोजिशन नहीं कर रहे। काज हमारा ये है, सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मांग रही हैं कि जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जो है वो हमारी की जाए, हमें असेंबली में दी जाए। हमारी जो MGR 47 जिसके मैं चीफ स्पोक्स पर्सन हूँ, हम तो 26 सीटें मांग रहे थे जो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने मानी, क्योंकि हमने उनके सामने ये तर्क रखा कि उस वक्त के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने अगर उस एरिया के लिए 26 सीटें रख ली तो ये कैसे सकता कि जो लोग वहां से उठकर यहाँ आ गए 50 में उन्होंने इनके लिए कोई इनका हक हुकूक नहीं रखा, इनको तो देनी चाहिए थी। सीटें देखे जाए तो 110 है जी, तो आप कहाँ वो कभी 75 लेकर चलते रहे, अब आपने 90 कर दी, फिर कर दी। और बावजूद इस चीज के कि सरकार के पास डी फ्रीजिंग के पावर थे, उसकी मिसाल ये है कि लेट 88-89 में इन्होंने एक मेंडर में सीट डी फ्रीज की। जब वो सीट इनको चाहिए थी इन्होंने डी फ्रीज कर ली। कौन से कोटा से की? पीओजे के कोटा से की। देने की बारी आई तो मेंडर लोकल को दे दी। मतलब इट वाज मैटर ऑफ कन्वीनियंस। और जो लोग हमारे स्ट्रगल करते रहे, हमारे बुजुर्ग जितनी लड़ाई लड़ते रहे उनकी नाकाम रही। अब हमें थोड़ी सी ये खुशी है कि काफी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद एटलीस्ट जो डिलिमिटेशन कमीशन है इसने हमारे हक को तो रिकॉग्नाइज किया ना, एक रिकग्निशन मिली है। अब सिर्फ उसमें तकलीफ ये है कि जैसे कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीटें उन्होंने कह दिया 2 सीटें एक मेल और एक फीमेल के लीजिए, हमारी स्पेल आउट नहीं की, स्पेल आउट नहीं की। अब जो बाल है नेचुरली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, उन्होंने देना है। हम उनसे बिल्कुल इंसाफ चाहेंगे और हम अपना पूरा हक हकूक लेंगे और मिलेगा, ये हमें थोड़ा पूरा यकीन है। खजूरिया साहब, सवाल आपसे, मैंने इनसे सवाल पूछा, आप यंग और डायनेमिक लीडर, आपसे इसलिए दोबारा पूछ रहा हूँ, क्या वाकई में डिवाइडेड हाउस बना हुआ है ये पीओजे के डिस्प्लेस पर्सन? बहुत सारे नेता हैं इनके, और शायद ये कारण हो सकता है कि सरकार हल्के में लेती हो। नहीं, ऐसा नहीं रहता जी। इस जब हम लोकतंत्र में हैं जी, तो कोई भी तरीके का लड़ाई जो है
अब जब हम उसको लोकतांत्रिक तरीके से हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं, तो लोकतंत्र में जितने ज़्यादा संगठन रहेंगे उतना ही लोकतंत्र मजबूत होता है, खूबसूरत होता है। जहाँ तक आपकी बात थी कि डिवाइडेड हाउस रहता है, मैं एक और इसमें अपना तर्क दूंगा जी। हमारे 5 संगठन हैं, मैं कहता हूँ 15 होने चाहिए। जब 15 संगठन होंगे, हमें किसी जगह पे, खास करके किसी ऐसे मोड़ पे जहाँ पे किसी डायलॉग प्रोसेस में हमें सपोज हमारी शमूलियत होती है, तो डायलॉग प्रोसेस के अंदर अगर हमारे 5 संगठन जाएंगे तो एक संगठन को अगर 5 मिनट समय मिलेगा तो हमें टाइम मिलेगा 25 मिनट। अगर हमारे 15 संगठन जाएंगे तो हमें 75 मिनट समय मिलेगा अपनी बात रखने का। तो जब हम लॉजिक की बात करते हैं तो हम कहते हैं हमारे संगठन जितने ज्यादा होते हैं, हाँ ये दुर्भाग्य रहा है कि हमारे संगठन बहुत कम हैं। हम ये कहते हैं कि बहुत सारे संगठन होने चाहिए जो हमारी आवाज सही तरीके से। खजूरिया साहब, ये कम संगठन होने के कारण ही आप डिलिमिटेशन कमीशन को कन्विंस नहीं कर पाए कि कश्मीरी पंडितों के लिए आप 2 सीटें रख रहे हैं, तो कम से कम पीओजे के डिस्प्लेस पर्सन के लिए भी फिगर दे देते। नहीं, मैं थोड़ा इससे हट के, मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं जी, 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की बात हुई, जब जम्मू कश्मीर को रीऑर्गेनाइज किया गया और जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई 370 और 35 से अमेंडमेंट हो गई। उस समय तब कहा गया कि जम्मू कश्मीर की 24 सीटें रिजर्व रखी जाएंगी, जम्मू कश्मीर की 114 सीटें बनाएगी जी, 90 पे चुनाव होंगे और 24 सीटें रिजर्व रखी जाएंगी। अब जब डिलिमिटेशन की बात करते हैं, जब डिलिमिटेशन की बात हुई, डिलिमिटेशन हो गई 107 सीटों की जी। 111 में से 4 निकाल दो, 107 जी। 107 में से 24 निकाल दो, 83। अब 83 की डिलिमिटेशन हो रही है। मीन्स जम्मू कश्मीर, पूरे जम्मू कश्मीर के ऊपर, मैं लॉजिकली बात करता हूँ, पूरे जम्मू कश्मीर की डिलिमिटेशन नहीं, उस एरिया को जो पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में है, मौजूदा सरकार ने उसको इग्नोर करके डिलिमिटेशन करी। मतलब कि हमारी डिलिमिटेशन होनी चाहिए थी जम्मू कश्मीर की 107 सीटों से आगे, मीन्स 24 सीटें इंक्लूड करके प्रोपोर्शनेटली 7 सीटें जम्मू कश्मीर की डिलिमिटेशन बढ़ाई, 83 से 90 कर दी जी। तो प्रोपोर्शनेटली उस एरिया की पॉपुलेशन भी तो बढ़ी है ना जी, पाकिस्तान के एरिया की तो पॉपुलेशन बढ़ी है, तो उसकी भी डिलिमिटेशन होनी चाहिए, 24 से 30 होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारा इंटीग्रल पार्ट है जो पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में है। उसको इग्नोर करके हम डिलिमिटेशन हमें नहीं करनी चाहिए थी। तो मेरा ये मानना है कि उन 24 सीटों से भी अगर प्रोपोर्शनेटली, जैसे ये 7 सीटें बढ़ी हैं जम्मू कश्मीर की, 7 सीटें बढ़ी हैं, जब हम मान रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा 114 सीटों की है, विधानसभा 24 सीटों पे हम चुनाव नहीं करवा रहे हैं। क्यों नहीं चुनाव करवा रहे? क्योंकि वो एरिया हमारे कब्जे में नहीं है, पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में है। तो एरिया तो हमारा है ना, एरिया तो जम्मू कश्मीर का है, तो डिलिमिटेशन प्रोसेस में उसको क्यों नहीं शामिल किया गया? तो प्रोपोर्शनली यानी आप कमीशन की जो रिकमेंडेशन है वो सिरे से खारिज करते हैं। हाँ, इस विषय पे टेक्निकली हम मानते हैं कि जहां पे कमीशन को कहीं कमी, मतलब उसको मैं क्या कहूं कि कुछ चीजें उनसे छूटी हैं, क्या डेलिबरेटली छूटी हैं या छोड़ी गई क्या है, बट टेक्निकली वो एरिया जम्मू कश्मीर का हमारा पार्ट, उस पार्ट की भी डिलिमिटेशन होनी चाहिए थी ना, 24 से 27 होनी चाहिए थी, 28 होनी चाहिए थी जी। जैसे यहाँ की मैं एग्री करता हूँ सुखचंद सिंह जी। अब देखो उन्होंने फिगर दिखाई नहीं है और मुझे लगता है कि आपके पास वक्त है कि आप यूनियन गवर्नमेंट को कन्विंस करें। क्या आप इस प्रोसेस में जुटे हैं कि सरकार कुछ सीटें बताए, नाम बताए कि कितनी सीटें बढ़ने और संख्या बताए? देखिए मनोज जी, ऐसा है कि इसके लिए तो जब से डिलिमिटेशन कमीशन बना ना, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, बल्कि सारी ही ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो बड़ी हैप्टिक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ये इशू बार बार उठाती है, बार बार रिप्रेजेंटेशन करती है। होम मिनिस्टर के पास बहुत सारी कम्युनिकेशन हुई हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ बहुत सारी कम्युनिकेशन हुए हैं। उसका ही नतीजा कि एक बार प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस डिलिमिटेशन कमीशन से पहले भी कहा था कि इनको सीटें मिलनी चाहिए। अब जब हो रहा है, अब कमीशन ने जब कह दिया है कि इनको सीटें मिलनी चाहिए, तो सीटें उस प्रपोर्शन से मिलेंगी ना जो जिस प्रपोर्शन में हमारी पॉपुलेशन बैठी हुई है। हमारी पॉपुलेशन जो बैठी हुई है, अगर ये उस एरिया को ना भी माने, जैसे खजूरिया साहब ने कहा है,
तो कम से कम जो पॉपुलेशन इधर बैठी हुई है उस हिसाब से भी सीटें दें तो हमारी सीटें कम से कम 10 बनती हैं, 8 तो लॉजिकली बनती हैं। लेकिन क्योंकि उसके वक्त से अब पॉपुलेशन बढ़ी है तो हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ी है प्रोपोर्शनेटली। अगर इन्होंने दूसरी सीटें बढ़ाई हैं तो जैसा खजूरिया साहब ने कहा तो ये सीटें भी बढ़नी चाहिए, तो नेचुरली हमें 10 सीटें देनी चाहिए इनको। 8 और 10 सीटों से कम सीटें देनी ही नहीं चाहिए। अगर ऐसा करते हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, नाजायज होगा, फिर हमारे लिए वही तकलीफ होगी जो तकलीफ 75 साल ही हमें देते रहे। जी खजूरिया साहब, आप कितनी सीटों पर डिसाइडिंग फैक्टर है, और अगर सरकार या डिलिमिटेशन कमीशन की रिकमेंडेशन जो उन्होंने धुंधली रिकमेंडेशन आपके लिए दी है पीओजे के डिस्प्लेस पर्सन के लिए, अगर उस पर अमल नहीं होता है धुंधली रिकमेंडेशन पर, तो क्या आप उन सीटों पे जहां पर पीओजे के डिस्प्लेस पर्सन डिसाइडिंग फैक्टर है अपने कैंडिडेट उतार सकते हैं? देखिए, मैं थोड़ा सा आपका जो प्रश्न था मैं थोड़ा सा इसको हटके मैं रिप्लाई दूंगा, पर उसका भी रिप्लाई दूंगा आपको जो आपका सवाल है जी। जहाँ तक कि कितनी सीटें देंगे, ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की 183 रिपोर्ट जो है राज्यसभा में ये पड़ी हुई है। लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स ऑल पार्टी मतलब जॉइंट पार्लियामेंट कमीशन था वो, उसकी रिकमेंडेशन है कि कब की दिसंबर 2014 की 183 रिपोर्ट जो है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की कि जम्मू कश्मीर में जो पाक अधिकृत कश्मीर के जो विस्थापित रहते हैं उनके लिए 8 सीटें रिजर्व करी जाएं। उसके लिए चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी करनी पड़े तो करो, बट जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात थी, पार्लियामेंट के अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई तब 24 सीटें एज इट इज रख दी गई। अगर आज 8 सीटें इग्नोर करते हैं, 8 सीटें नहीं देते, मीन्स कि आप ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिकमेंडेशन को, जो कि सभी पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे थे उसमें, सभी पॉलिटिकल, अगर कांग्रेस का एक एमपी था मीन्स पूरी कांग्रेस, सारी कांग्रेस, आप उसको डिनाई कर रहे हैं, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, आप उस मैंडेट को नकार रहे हैं। दूसरा आपका जो सवाल था जो कहाँ आप डिसाइडिंग फैक्टर कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आप, जम्मू कश्मीर के अंदर लगभग 16 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी हैं, जम्मू के अंदर विधानसभाएं 16 विधानसभाएं ऐसी हैं जिसमें डिसाइडिंग फैक्टर हैं पाक अधिकृत कश्मीर के विस्थापित। मैं आपको बता दूं, आप कठुआ की दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, हीरानगर के अंदर, आपकी रामगढ़, आपकी सफेदगढ़, आपकी आरसपुरा, आपकी जम्मू बहू, आपकी जम्मू वेस्ट, जम्मू ईस्ट, आपकी बिश्नाह, आपके उधमपुर के अंदर, उसके बाद सुंदरबानी, आपकी नौशहरा, आपकी मेंढर, आपकी पुंछ, आपकी सुरनकोट, ये सभी के सभी सीटों पे डिसाइडिंग फैक्टर है कौन? पाक अधिकृत कश्मीर के लोग। तभी तो आज जो भारतीय जनता पार्टी आए दिन हम संकल्प दिवस पीओजे के को वापस लेने का, अरे संकल्प दिवस, आप संकल्प लो, उस एरिया को वापस लो। हम जो पीओजे के विस्थापित, हम तो चाहते हैं कि वो एरिया वापस आए, बट तब तक वो जो पॉपुलेशन जहाँ पे 14 से 15 लाख पॉपुलेशन जहाँ पे है, जो उस पॉपुलेशन के उनको रिहेबिलिटेशन आज तक आपने नहीं करी। आज तक वो कैंपों में, आज तक वो रेलवे लाइनों के ऊपर है, आज तक उनके जो डेमोक्रेटिक राइट्स है वो नहीं है, आज तक उनकी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, राइट्स की वायलेशन हो रही है, आज तक उनको कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आप सोशियो इकोनॉमिक अगर इश्यूज पे देखें, आज सबसे बैकवर्ड है। आज दूसरा एक और गंभीर मसला मैं आपको बताऊं, रिसेंटली जो गंभीर मसला था, जम्मू कश्मीर के रिजर्वेशन रूल में एक अमेंडमेंट करके पीएसपी पहाड़ी स्पीकिंग पीपल के लिए 4% आपको उसका बेनिफिट नहीं दिया गया, जबकि आप भी पहाड़ी हैं। ये सभी लोग जो मुजफ्फराबाद, मीरपुर, पुंछ से लोग जो आए विस्थापित हैं, उनकी जो मातृभाषा है वो पहाड़ी है। आप उन पहाड़ियों को जो सुंदरबानी से ऊपर रह रहे हैं, जो रजौरी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट में, वही पाक अधिकृत कश्मीर के जो विस्थापित जो वहां पे रह रहे हैं, उनके लिए पीएसपी सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं। बट वही पीएसपी लोग, पहाड़ी स्पीकिंग पीपल, जो जम्मू के क्षेत्र में रह रहे हैं, उधमपुर में रह रहे हैं, कठुआ में रह रहे हैं, संभा के रह रहे हैं, उनको पहाड़ी स्पीकिंग सर्टिफिकेट क्यों नहीं दे रहे? जी, आपने ये इशू टेकअप किया था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये सीधा इनजस्टिस आपके साथ। जो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है MGR 47, जो ही ये एक्ट आया तो हमने ही पहली बार इसको, इस ऑर्गेनाइजेशन ने, खासकर खजूरिया साहब का उसमें बहुत बड़ा रोल था, तो ये इशू हमने टेक अप किया विद डिफरेंट एजेंसीज, उनको एक्सप्लेनेशन दी कि भाई पहाड़ी स्पीकिंग मीन्स वन हु स्पीक पहाड़ी, एंड ट्रू पहाड़ी स्पीकिंग अगर लेना है तो वो लोग हैं, वो हम लोग हैं, पहले हम आते हैं।
तो आप उन लोगों को देते हो जो डिस्टेंटली भी इसके साथ नहीं, हमें कोई इतराज नहीं, आप जिसको मर्जी दो, लेकिन ये जो राइट हमारा बनता है यहाँ तक कि एसडीएम के पास, तहसीलदार के पास, देवकाम साहब के पास, कई लोग तो शायद कोर्ट तक भी पहुंचे हैं कि कोर्टों में जाना शुरू हो गए कि भाई कि ये हमारा हक है, हमें क्यों नहीं देते। यही तो ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात ये है कि जानते हैं, समझते हैं, लेकिन फिर भी इग्नोर करते हैं। अगर ये इग्नोर ना करते तो उसका नतीजा होता आज हम लोग सेटल होते। जैसा अभी इन्होंने कहा 75 साल गुजर गए हैं। हम आज के किसी दुनिया की किसी हिस्ट्री में देखिए, कोई इतिहास में कोई एक मिसाल दीजिए कि आज 75 साल तक लोग रिफ्यूजी कैंपों में बैठे हुए हैं। है कोई दुनिया में कोई मिसाल? आज भी आप जाइए, ये बोर कैंप, ये सिंबल कैंप, ये बडयाल ब्राह्मणा कैंप, ये रेलवे पटड़ी, ये क्या है? ये मीन्स इन्होंने आबादकारी नहीं दी। क्यों नहीं की? सुखवंत सिंह जी, जब कोई निगलेक्ट होता है या किसी को निगलेक्ट किया जाता है, उसमें भी कमजोरियां रहती हैं। शायद कहीं आप में कमजोरी रही हो। हम में जरूर कमजोरियां रही होंगी, लेकिन किन हालात में कमजोरियां रही? हम किसी दूसरी जो जितनी भी रिफ्यूजी हमारे हैं यहाँ पर, दूसरे लोग जो रिफ्यूजी बनकर आए हैं, हम उनके साथ मुकाबला नहीं करेंगे, अच्छा भी नहीं लगता है। वेस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजी आए, उनको आपने सारे हिंदुस्तान में सेटल कर दिए। जो बदकिस्मती से जेके में आ गए, सियालकोट से उठ के, वो उनको अब जाकर उन्हें आपने उनकी सुध ली कि आप वो कहीं रहते हैं। इसी तरह से दूसरे आए, छम से आए 3 बार, 47 में आए, 65 में आए, फिर 71 में आए, हम लोग 47 में आए, कोई सुध नहीं थी। और अलग बावजूद इस चीज के, अभी आपने एक सवाल किया था कि हम किन किन कॉन्स्टिट्यूंसीज में कुछ हमारे वोटर के हैं। अब देखिए हमारी इन्होंने सेटलमेंट कैसे की। जिन लोगों ने जो रूरल सेटलमेंट की ऑप्शन दी थी, उन लोगों को पता है इन्होंने कहाँ सेटल किया? पुंछ से शुरू हो जाइए और कठुआ तक चले जाइए, जितना बॉर्डर है सब रिफ्यूजी है। गोलियां चलती हैं, ये फिर रिफ्यूजी हैं। आज कोई डिस्टर्बेंस होती है, इन्होंने 65 में हुई तब इन्होंने माल उठाया, 71 में हुई तब उठाया। जब हम सारी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर खुद जीत नहीं सकते, लेकिन ये क्षमता जरूर रखते हैं कि हम इनको हरा सकते हैं। और अब हम वचनबद्ध हैं कि अगर हमारे से नाइंसाफी होगी तो फिर हम इनको भी अपनी ऊँट दिखाएंगे। क्यों? खजूरिया साहब, पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं मिलने से, यानी आपको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलने से कम्युनिटी कितने पीछे चली गई? देखिए, किसी भी कम्युनिटी को जब पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलती है जी, उससे उस कम्युनिटी की एक सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होती है। उसके पीछे का कारण ये रहता है, एक उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिजर्वेशन की बात करी, सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिकल रिजर्वेशन की बात नहीं थी, उनकी इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट की बात नहीं थी। वो अपलिफ्टमेंट थी एक सामाजिक। मेरे गांव से कोई आईएएस बन के आएगा, वो चंद्र प्रकाश, जो कभी उधर चंदू था, चंद्र प्रकाश, तो मेरे गांव के हर किसी को एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि हमारे गांव का चंदू वो आज वहां पे आईएएस ऑफिसर। अब मेरी नहर में पानी नहीं आ रहा है तो क्या, अभी मैं उसको अपने चंदू को, चंद्र प्रकाश को मैं भी फोन करूंगा। ये कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। इसी तरीके से कम्युनिटी के अंदर किसी को जब पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, तो अगर वो कम्युनिटी के प्रति लायल होगा, मैं आपको फिर बात, तो कम्युनिटी के जो बाकी इश्यूज हैं, जो हमारे पेंडिंग इश्यूज हैं, हमारा सिर्फ पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात नहीं है, हमारी रिजर्वेशन है वो कि अक्टूबर 2014 का जम्मू कश्मीर की जो कैबिनेट ने जो रिकमेंडेशन केंद्र सरकार को भेजी हुई है, वो हूबहू लागू होनी चाहिए। 183 कोड की जो 19 रिकमेंडेशन है वो होनी चाहिए। तो हम पूर्ण कैसे होंगी? जब हमारी असेंबली के अंदर रिप्रेजेंटेशन होगी। अब यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ क्या हुआ, अब यहाँ पे एक रूलिंग क्लास ने एक बड़ी चालाकी करी है। अब होगा क्या, यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो रिजर्वेशन आएगी, इसमें सॉरी नॉमिनेशन होगी, चाहे वो कश्मीर वैली माइग्रेंट्स की हो, चाहे पीओजेके के शरणार्थियों की हो, तो वो पौंडीचेरी मॉडल पे होगी। पौंडीचेरी मॉडल पे मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, नॉमिनेट करेगी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होता है, जो रूलिंग पार्टी होती है, अपने जो पॉलिटिकल लोग होते हैं उनको नॉमिनेट करे। वो वफादार किसके रहेंगे, पार्टी के पॉलिटिकल। जबकि हम चाहते थे, जो पीओजेके के शरणार्थी चाहते थे, थ्रू इलेक्टोरल प्रोसेस इनकी जो है क्या
mandate आप देना। अप्रत्यक्ष रूप से ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी के ही 2 सदस्य जितने भी आएंगे बीजेपी के ही जी बीजेपी के होंगे और तो बीजेपी क्या वो के डिस्प्लेस पर्सन नहीं होंगे? सुनिए, क्या सुनिए। वो आपकी बात नहीं करेंगे? सुनिए, क्या सुनिए। वो जी सुनिए मुझे बात बताइए, वो बीजेपी के बिल को मानेंगे? जी हम वो सड़कों के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों के ऊपर प्रोटेस्ट करेंगे पाक अधिकृत कश्मीर। लेकिन वो आपकी कम्युनिटी से होंगे, हाँ। आपको रिप्रेजेंट करेंगे हाउस ठीक के है, अंदर। मैं मानता हूँ बट वो वही करेंगे जो बीजेपी को या सूट करता जो रूलिंग क्लास को Ruling सूट class करता हो, जो रूलिंग क्लास को सूट करता होगा, हम्म। जो उनको सूट करता होगा। जो ओरिजिनल रिप्रेजेंटेशन होती है वो अकाउंटेबिलिटी नहीं हो, उनकी जो जवाबदेही नहीं होगी, अकाउंटेबिलिटी नहीं होती जो कि इस विस्थापित, वो अकाउंटेबिलिटी किसके प्रति होगी? पार्टी के प्रति अकाउंटेबिलिटी होगी। तो इसके साथ डेमोक्रेसी के अंदर ये उन लोगों के साथ जस्टिस नहीं होता। जी सुचवन जी, अब नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन आपका क्या रहेगा? हम बहुत सारी आपकी डिमांड्स हैं। देखिए, अगर आज आप मीडिया में जाइए, प्रिंट में जाइए, इलेक्ट्रॉनिक में जाइए, हमारी कम्युनिकेशन को देखिए या आज की डिबेट को ही देखिए, तो ये सामने दर्शा रही है कि अब कम्युनिटी बहुत एक्टिवेट हुई है, अवेकेंड हुई है, हमने अपने राइट लेने हैं। ये अब दूसरी बात है, जैसे अभी खजूरिया साहब ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि पांडिचेरी में नॉमिनेशन होगी, उसमें आपने अभी सवाल किया कि आप वो तो उन लोगों के होंगे, हमारे लोग तो बनते रहे हैं एमएलए, पर बनते रहे हैं पार्टियों की तरफ से, वो पार्टी की बात करते रहे हैं। उनको कहाँ अलाउ किया गया कि आप अपनी कमेटी की बात करो? आज तो एनसीपी बोल रही है, कल एनसी ने भी बोला इनको दो, कांग्रेस भी बोल रही है, दूसरी भी बोल रही है, क्योंकि उनको पता है जिसकी भी हुकूमत आएगी, जो भी नॉमिनेट करेगा, ये हाथ खड़े करने वाले होंगे। लेकिन हम लोगों ने भी कसम खाई है कि हम अपने हक हकूक को पहले देखेंगे, हाथ जो उठाना है वो बाद में देखेंगे, और उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी जदोजहद कायम रखेंगे, जो कि जिसकी रिफ्लेक्शन आजकल हमें बहुत कॉमन मिलती है कि भाई हाँ, हर जगह ये बात चल रही है, और पूरा हम यकीन से कह सकते हैं कि सीटें हमें देनी चाहिए, इनको प्रोपोर्शनेट देनी चाहिए, और उस तरीके से देनी चाहिए जिस तरीके से इस कम्युनिटी को जो पिछले 74 साल से इग्नोर रही है, रिजेक्टेड रही है, डिजेक्टेड। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, मुझे किसी के अगेंस्ट कुछ नहीं कहना है। वैली माइग्रेंट आते हैं, वैली माइग्रेंट आए, उनको हायर एजुकेशन के लिए इन्होंने इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन दी, हर जगह 2-2 सीटें रखती इंस्टीट्यूशन में। नतीजा ये पढ़ी लिखी कम्युनिटी तो पहले ही वो थी, लेकिन नतीजा क्या हुआ कि जो बच्चा जिसने ऑर्डिनरी क्लर्क बनना था या किसी और पोस्ट पर जाना था, वो इंजीनियर डॉक्टर बन गया जी। आज उनको नीचे के लिए कोई आदमी नहीं मिल रहा। हमारे लोग जो पढ़ना चाहते थे, पढ़ सकते थे, लेकिन रिसोर्सेज नहीं थे, वो यहाँ के यहाँ ही इग्नोर रह गए। कुछ गंदे कामों में पड़ गए, नशों में पड़ गए, कोई ड्राइवरी करते थे वो ट्रांसपोर्ट में पड़ गए, ट्रांसपोर्ट का काम भी ठप हो गया, फिर वहां के वहां बैठ के। और जितनी भी हमारी कम्युनिटी है जी, कैंपों में आज तक बैठी है, इनके देखिए, हमने बिल्डिंगें तो बना ली बड़ी, हमारे पास प्रॉपर्टी राइट ही नहीं है। इससे ज्यादा क्या होती है? मतलब जिस कैंप में बैठे हैं, अगर वो हमारी वहां हमने बड़ी अच्छी बिल्डिंग बना ली, 75 साल बड़ा एक पीरियड होता है, 3 जनरेशनें गुजर जाती हैं, और लेकिन मुश्किल ये है, वो ही प्रॉपर्टी हम अपने बच्चों में नहीं बांट सकते। क्यों नहीं? लीगली नहीं ना बांट सकते। वैसे कह देंगे 2 कमरों में तुम रहो, वो तो दूसरी बात है। नहीं, बेच नहीं सकते, मॉर्गेज नहीं कर सकते, बच्चे को लोन लेकर पढ़ाने के लिए नहीं भेज सकते, किसी और काम के लिए, इलाज के लिए पैसा नहीं वहां से जुटा सकते। इसलिए ये हमारा राइट है, और मैं समझता हूं कि जो इस वक्त की हुकूमत है उसके अच्छी तरह से उन्होंने समझ लिया है, तो वो इंसाफ करेंगे, हम उनसे इंसाफ चाहते हैं। जी खजूरिया साहब, अगर कोई नॉमिनेट होता है आपकी कम्युनिटी से, क्या आपको ट्रस्ट नहीं है उस पर? फिर आप कौन सा फार्मूला देते हैं कि पर्ची निकालिए, नाम लिख कर दे देंगे, निकालिए पर्ची? देखिए, जहाँ तक ट्रस्ट की बात है जी, देखिए, एक तो बात क्लियर है जो आपने कही कि नॉमिनेशन तो हमारी कम्युनिटी से होगा जी, सच है, बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आज से पहले भी बहुत सारे लोग जो पार्टी के मैंडेट से जीत के आए, जो शरणार्थी थे जी, अगर उन्होंने पार्टी की लाइन से हटके शरणार्थियों की बात की होती तो आज 70 सालों से वो रिफ्यूजी कैंपों में बिना ओनरशिप राइट के नहीं रहते।
क्योंकि मैंने क्या कहा, वो पार्टी का मैंडेट। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अभी रिसेंटली आज से 1 साल पहले जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर एलजी के एडवाइजर, क्या नाम था उनका, फारूक खान, बशीर खान, हाँ, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि वो जो जम्मू से ट्रेन चलेगी, ट्रेन चलेगी, उसको रिक्रिएशन ऑफ द ओल्ड रेलवे लाइन। अब जब रिक्रिएशन ऑफ द ओल्ड रेलवे लाइन की बात, बहुत सारे लोग उसमें घर उतर जाएंगे। अब जब मौजूदा सरकार, अगर सरकार जहाँ पे आती है, केंद्र का जो डिसीजन रहता है कि उस एरिया को खाली करवाओ, तो क्या वो सरकार के विप के साथ चलेगा, जो सरकार का नॉमिनेट किया होगा? ये सब आपकी बात मान ली और दर्शकों ने भी मान ली, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपके पास रोड मैप क्या है? आपने करने नॉमिनेट है। हाँ, सुनिए, आपने नॉमिनेट करना है। मुझे बताइए, वैली माइग्रेंट्स मुंबई में बैठ के हब्बा कदर के लिए वोट डाल सकते हैं जी, जम्मू में बैठ के अनंतनाग के लिए वोट डाल सकते हैं? डालते हैं ना जी, लड़ते भी हैं, चुनाव भी लड़ते हैं। यहां से बैठ के हम मुजफ्फराबाद के लिए वोट क्यों नहीं डाल सकते? हम मीरपुर के लिए वोट क्यों नहीं डाल सकते? हम पलंदरी के लिए वोट क्यों नहीं डाल सकते? हम कोटली के लिए वोट क्यों नहीं डाल सकते? हम बिम्बर के लिए वोट क्यों नहीं डाल सकते? हम सिग्नोटी के लिए वोट क्यों नहीं डाल सकते? है ना? हमारा जब हमारा एरिया है, वहां से हम टेम्परेरली जहाँ पे सेटल हैं, हमारा स्टेट सब्जेक्ट वहां का है, हम वहां के बशिंदे हैं। आज तक मेरे स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर, सुचवंत सिंह जी के स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर एड्रेस जम्मू का नहीं है। एड्रेस, मेरा जो एड्रेस है वो है विलेज छोटा गला, तहसील पलंदरी, डिस्ट्रिक्ट पुंछ, एट प्रेजेंट जम्मू मीरा साहब। मीन्स एड्रेस, परमानेंट एड्रेस मेरा वहां का, तो फिर मेरा वोट वहां क्यों नहीं हो सकता? अगर वैली माइग्रेंट्स जो हैं वो हब्बा कदर के लिए डाल सकते हैं, मैं क्यों नहीं डाल सकता? वहां के लिए फ्लोटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, तो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 24 सीटें आपने रखी, कब आपने रिजर्व करके रखी? जो सब आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुतरन जी। मैं आपसे लास्ट से दो बातें कहना चाहता हूं। देखिए, ये जो 183 जो पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट है, जिसकी बार बार रेफरेंस आ रही है, ये दोनों हाउसों में डिबेट हो चुकी है, दोनों हाउसों में डिस्कस हो चुकी है, और उस वक्त बीजेपी खुद अपोजिशन में थी। जब उनकी सारी मेजर रिकमेंडेशन है वो खुद नहीं मानेंगे, फिर हम दूसरे किसी से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? कि उस वक्त की नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की गवर्नमेंट ने यहाँ से रिकमेंडेशन भेजी है, क्लियर कट रिकमेंडेशन है। इसका मतलब गवर्नमेंट में ये थिंकिंग है ना, इनको देना है जी, तो अगर आप नहीं देंगे फिर कब देंगे जी? ठीक, ये हम बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट हमारे से इंसाफ करेगी, और उसके लिए हम भी जागरूक रहेंगे, लड़ते रहेंगे, मिलते रहेंगे, हर एक को बताते रहेंगे ये क्या चीज है। दर्शकों, पीओजे के रिफ्यूजीज की सुनवाई सरकार को करनी चाहिए। ये लंबे समय से स्ट्रगल कर रहे हैं और अब वक्त आ चुका है कि इनकी डिमांड को फुलफिल किया जाना चाहिए। धन्यवाद।